नमस्कार, स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे YouTube चैनल अल्ताफ एडवाइस पर। आज हम वित्तीय समाचारों की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं, उन कहानियों को उजागर कर रहे हैं जो सीधे तौर पर भारत भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को छूती हैं। यह विरोधाभासों की कहानी है। एक तरफ जहां लाखों लोगों के लिए एक नई सुबह का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं जो दूसरों की उम्मीदों पर भारी पड़ रहे हैं। हम अपनी यात्रा की शुरुआत एक ऐसे फैसले से करेंगे जिसे केवल ऐतिहासिक कहा जा सकता है। एक ऐसा कदम जिसने अनगिनत सेवानिवृत्त व्यक्तियों के दिलों में आशा की लौ फिर से जगा दी है, जो दशकों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे थे। हम EPS 95 पेंशन योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जहां एक अभूतपूर्व घोषणा ने मात्र 1000 या Rs 1500 की मामूली पेंशन को बढ़ाकर Rs 800 की सम्मानजनक मासिक राशि में बदल दिया है। यह सिर्फ एक संख्यात्मक वृद्धि नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्गों की गरिमा की बहाली है जिन्होंने हमारे देश की प्रगति के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हम इस परिवर्तनकारी निर्णय की बारीकियों को उजागर करेंगे, यह समझाएंगे कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह किसके जीवन को रोशन करेगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, खुशी की हर कहानी के साथ एक चिंता की कहानी भी होती है। जैसे ही हम इस उत्सव के माहौल से आगे बढ़ेंगे, हम केंद्रीय कर्मचारियों की दुनिया में छाए निराशा के माहौल को देखेंगे। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो उत्साह और प्रत्याशा थी, वह सरकार के कथित रोक से धूमिल हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर, जो सीधे तौर पर वेतन वृद्धि को निर्धारित करता है, विवाद का विषय बन गया है। कर्मचारियों की 3.68 कीत्वाकांक्षी उम्मीदों और 2.8 सीट की उचित अपेक्षाओं को 1.20 सीट के निराशाजनक प्रस्ताव से झटका लगा है। इसका मतलब उनकी तनख्वाह के लिए क्या है? हम संख्याओं को तोड़ेंगे और उस विशाल अंतर का विश्लेषण करेंगे जो उम्मीद और कथित वास्तविकता के बीच है। इसके अलावा हमारी व्यापक रिपोर्ट में हम सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले पर भी प्रकाश डालेंगे, जिसने कर्मचारी अधिकारों के पक्ष में एक नई बहस छेड़ दी है, और हम पुरानी पेंशन योजना के आसपास के नवीनतम अपडेट का पता लगाएंगे। एक ऐसा विषय जो लगातार लाखों लोगों की आकांक्षाओं को हवा देता है। और अंत में हम अपनी सुर्खियों को बिहार राज्य की ओर मोड़ेंगे, जहां नीतीश कुमार सरकार ने अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उनकी पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो उनके कल्याण के लिए एक सराहनीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो हमारे साथ बने रह, क्योंकि हम आज की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कहानियों की इन जटिल परतों को उजागर करते हैं, जो आशा और निराशा की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती हैं, जो वर्तमान में भारत के कार्यबल और सेवानिवृत्त समुदाय के परिदृश्य को परिभाषित करती है। आइए अपनी चर्चा की शुरुआत उस खबर से करें जो वास्तव में लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है। एक ऐसी खबर जिसका दशकों से इंतजार किया जा रहा था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे EPFO के नाम से जाना जाता है, के दायरे में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना 95 के लाभार्थियों के लिए एक नया अध्याय लिखा गया है। सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में एक भूकंपीय बदलाव के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा और सम्मान का वादा करता है। कल्पना कीजिए कि आपने अपना पूरा जीवन परिश्रम पूर्वक काम करते हुए बिताया है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, केवल सेवानिवृत्ति में खुद को Rs 1000 से लेकर Rs 500 प्रति माह की मामूली पेंशन पर निर्भर पाया है। बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के इस युग में यह राष्ट्रीय जीवनयापन के लिए अपर्याप्त है, जिससे कई लोगों को कठिनाई और अनिश्चितता का जीवन जीना पड़ता है। लेकिन अब एक साहसिक और परिवर्तनकारी निर्णय में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर Rs 500 प्रति माह कर दिया गया है। यह सिर्फ एक वित्तीय समायोजन नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्ग नागरिकों के संघर्ष और दृढ़ता की स्वीकृति है जिन्होंने अपनी जवानी हमारे देश की सेवा में लगा दी। इस ऐतिहासिक फैसले के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए आइए पहले EPS 95 योजना के सार को समझें। 1985 में शुरू की गई कर्मचारी पेंशन योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में काम करने के लिए डिजाइन की गई थी।
यह सुनिश्चित करते हुए कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके पास आय का एक स्थिर स्रोत हो। तंत्र सीधा है। एक कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% उनके भविष्य निधि खाते में जाता है, जिसमें नियोक्ता द्वारा बराबर का योगदान दिया जाता है। नियोक्ता के इस 12% हिस्से में से 8.30% ईपीएस खाते में जमा किया जाता है। यही वह संचित राशि है जो 28 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन का आधार बनती है, बशर्ते उन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। हालांकि इस नेक इरादे वाली योजना में एक महत्वपूर्ण दोष था। पेंशन की गणना आरएस 1000 की एक निश्चित वेतन सीमा के आधार पर की जाती थी। इस सीमा का मतलब था कि योगदान चाहे जो भी हो, अधिकांश कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिलती थी, जो अक्सर 1000 से आरएस 3000 के बीच होती थी। यह वह अन्याय था जिसके खिलाफ पेंशन भोगी वर्षों से लड़ रहे थे। अपनी पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जो उन्हें अपने बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने की अनुमति दे। वित्तीय वर्ष 2025 में सरकार का निर्णय सीधे तौर पर इन लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान करता है। न्यूनतम पेंशन को 808 पैसा तक बढ़ाने का कदम एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कि किसी भी ईपीएस 55 लाभार्थी को अब इस राशि से कम नहीं मिलेगा, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय उत्थान प्रदान करेगा। इस फैसले का प्रभाव गहरा और दूरगामी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार का वादा करता है। जो लोग पहले अपनी दवा या बुनियादी घरेलू खर्चों को वहन करने के लिए संघर्ष करते थे, उन्हें अब बहुत जरूरी वित्तीय राहत मिलेगी। यह उन्हें अधिक आरामदायक और चिंता मुक्त जीवन जीने, अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने और अपने परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा इस फैसले से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। अनुमान है कि देश भर में लगभग 78 लाख पेंशन भोगी इस वृद्धि से सीधे लाभान्वित होंगे, जो पहले के 67 लाख के आंकड़े से अधिक है। लाभार्थियों के दायरे में यह विस्तार इस नीतिगत बदलाव के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करता है। बेशक, इस तरह के एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय की एक लागत होती है। इस फैसले से निश्चित रूप से सरकारी खजाने पर काफी वित्तीय भार पड़ेगा। पहले इस योजना पर सरकार को सालाना लगभग 4000 करोड़ का खर्च आता था। इस वृद्धि के साथ अनुमान है कि सरकार को प्रतिवर्ष अतिरिक्त आरसीयू 100 करोड़ का भार वहन करना होगा। यह पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता इस योजना के प्रति सरकार की गंभीरता और देश के वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के उसके समर्पण को दर्शाती है। हालांकि इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। लाभार्थी को ईपीएफओ के तहत एक पंजीकृत कर्मचारी होना चाहिए और उसने ईपीएस 55 योजना में न्यूनतम 10 साल का योगदान दिया हो। उन्हें 28 वर्ष या उससे अधिक की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करनी होगी। इसके अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए। संक्षेप में, यह फैसला उन अनगिनत गुमनाम नायकों के लिए एक हार्दिक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने चुपचाप हमारे देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दिया है। यह एक वादा है कि उनके सुनहरे वर्षों को वित्तीय कठिनाइयों से नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा से चिन्हित किया जाएगा। यह एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि राष्ट्र अपने बड़ों को महत्व देता है और उनकी सराहना करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे अपना शेष जीवन शांति और आराम से जी सकें। अब हम अपना ध्यान एक विपरीत कथा की ओर मोड़ते हैं, जो देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की चिंताओं को दर्शाती है। जहां ईपीएस पेंशन भोगियों के पास जश्न मनाने का कारण है, वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के बीच निराशा और हताशा का माहौल है, और यह सब बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग और इसके सबसे महत्वपूर्ण घटक फिटमेंट फैक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। जो कर्मचारी अपनी तनख्वाह में पर्याप्त वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे, वे अब सरकार के संभावित रुख से मोहभंग की कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा रुख जो उनकी उम्मीदों से बहुत कम है। फिटमेंट फैक्टर की अवधारणा और इसके महत्व को समझने के लिए हमें वेतन आयोग की प्रक्रिया को समझना होगा। हर 10 साल में सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और संशोधन के लिए एक वेतन आयोग का गठन करती है।
इन सिफारिशों के केंद्र में फिटमेंट फैक्टर है, एक गुणक जो कर्मचारी के मूल वेतन पर लागू होता है ताकि उनके नए संशोधित वेतन का निर्धारण किया जा सके। 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया था। अब 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चा के साथ कर्मचारियों और उनके संघों ने उम्मीद की एक किरण जगाई थी। वे एक ऐसे फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रहे थे जो न केवल मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेदार हो, बल्कि उनकी बढ़ती जिम्मेदारियों और जीवन यापन की लागत को भी पुरस्कृत करें। उम्मीद यह थी कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.36 होगा, जिसमें 3.68 तक की और भी अधिकत्वाकांक्षी मांगे थीं। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और अंदरूनी सूत्रों से सामने आ रही फुसफुसाहट ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को केवल 1.96 तक सीमित रखने पर विचार किया जा रहा है। यदि यह सच होता है तो यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका होगा जो 1 दशक से इस संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस संभावित झटके के प्रभाव को वास्तव में समझने के लिए आइए वेतन गणना में गोता लगाएं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार एक केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल्य वेतन वर्तमान में 818,000 प्रति माह है। यदि कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा किया जाता और फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू किया जाता तो न्यूनतम मूल वेतन की गणना 18,000 को 2.86 से गुणा करके की जाती, जिसके परिणाम स्वरूप RS500 का नया मूल वेतन होता। यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि होती जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बहुत आवश्यक बढ़ावा देती। हालांकि सरकार के कथित प्रस्ताव के तहत 1.96 के फिटमेंट फैक्टर के साथ नया न्यूनतम मूल वेतन केवल RS560 होगा। उम्मीदों और कथित वास्तविकता के बीच का अंतर चौंका देने वाला है, लगभग RS1620 प्रतिमाह का अंतर। यह वह विशाल अंतर है जो देश भर के कर्मचारियों के बीच चिंता और निराशा पैदा कर रहा है। सरकार का तर्क, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, राजकोषीय विवेक के इर्द गिर्द घूमता है। फिटमेंट फैक्टर में एक बड़ी वृद्धि से निसंदेह देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ेगा, एक ऐसा बोझ जिसे प्रबंधित करना मुश्किल हो सकता है, विशेष रूप से मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के आलोक में। जबकि यह तर्क मान्य हो सकता है, यह उन कर्मचारियों के लिए बहुत कम सांत्वना प्रदान करता है जो बढ़ती कीमतों और जीवन यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक गठन की समय सीमा के लिए यह अभी भी अनिश्चित है, जबकि प्रक्रिया आंतरिक रूप से चल रही है। कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद है कि आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा और यह अपनी सिफारिशें तैयार करने के बाद सरकार को सौंपेगा। कार्यान्वयन अगले वर्ष 2026 में होने का अनुमान है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर पर मौजूदा अटकलों ने इस इंतजार को और भी कठिन बना दिया है, जिससे कर्मचारियों को अपने वित्तीय भविष्य के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया है। यह कथा आशा और निराशा के बीच एक तीव्र विपरीतता को उजागर करती है जो वर्तमान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त है, जहां कुछ लोगों के लिए उत्सव दूसरों के लिए चिंता से कम हो जाता है। 8वें वेतन आयोग पर निराशाजनक खबरों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण है और यह उनके महंगाई भत्ते या DA के रूप में आती है। जैसा कि सर्वविदित है, सरकार बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। वर्तमान में कर्मचारियों को 26% की दर से DA मिल रहा है। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए अगली बढ़ोतरी देय है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या AICPI के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि हो सकती है। यदि यह अनुमान सच होता है तो कुल DA बढ़कर 29% हो जाएगा, जबकि यह वृद्धि 8वें वेतन आयोग के आसपास की निराशा की पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकती है। यह निश्चित रूप से कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के खिलाफ कुछ हद तक राहत प्रदान करेगी। यह उनके वेतन में एक स्वागत योग्य वृद्धि होगी जो उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करेगी। कर्मचारियों के लिए एक और सकारात्मक विकास में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने 20 साल पुराने एक नियम को पलट दिया है।
जिससे देश भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह फैसला विभिन्न सेवा शर्तों और पेंशन संबंधी मामलों से संबंधित है और भविष्य में लाखों कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। जबकि फैसले की बारीकियां जटिल हैं, अंतर्निहित संदेश स्पष्ट है। न्यायपालिका कर्मचारी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि कर्मचारियों के साथ उचित और न्याय संगत व्यवहार किया जाए। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना या ओपीएस को बहाल करने की मांग विभिन्न राज्यों में जोर पकड़ रही है। कई कर्मचारी संगठन इस पुरानी प्रणाली में वापसी की वकालत कर रहे हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है। इस विषय के आसपास चल रही चर्चा और बहस इस बात का संकेत है कि इस मोर्चे पर जल्द ही कुछ बड़े अपडेट आने की संभावना है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी और एक ऐसा समाधान खोजेगी जो सभी के लिए स्वीकार्य हो। अब हम अपना ध्यान बिहार राज्य की ओर मोड़ते हैं, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अपने लाखों जरूरतमंद पेंशन भोगियों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। सामाजिक कल्याण के प्रति एक सराहनीय प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए सरकार ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वितरित की जाने वाली राशि में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की है। पहले राज्य में बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्ति पेंशन के रूप में मात्र 800 प्रतिमाह प्राप्त करने के हकदार थे। आज के समय में यह राशि लगभग नगण्य है, जो प्राप्तकर्ताओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत कम मदद करती है। इस गंभीर स्थिति को पहचानते हुए सरकार ने इस राशि में 2.5 गुना से भी अधिक की वृद्धि करते हुए इसे 8,000 प्रतिमाह करने का एक संवेदनशील निर्णय लिया है। यह वृद्धि सिर्फ एक मामूली समायोजन नहीं है, यह एक जीवन रेखा है जो राज्य के सबसे कमजोर नागरिकों के जीवन में वास्तविक अंतर लाएगी। इस फैसले का प्रभाव वास्तव में बहुत बड़ा है।